दोस्तों, अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल है और अगर आप हाउसिंग लोन लेकर के घर खरीदना चाहते हैं तो आपको कितना नुकसान होने वाला है, या अगर आप उतने ही समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी पैसे को जो आप ईएमआई में देने वाले हैं तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज़ में बना रहा हूं, सबसे पहला वीडियो आपने देखा होगा कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करके आप कितना कमा सकते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा तक आप कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। सेफ़ है, बिना टैक्स के आप कमा सकते हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, उसे आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, बैंकिंग का अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं तैयार हूं। तो मैं चाहता हूं कि बैंकिंग भी आपकी इम्प्रूव हो, माने इन्वेस्टमेंट को लेकर के या आपको लोन को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करिएगा और हम आपको इसके बारे में वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं हाउसिंग लोन के ज़रिए तो आपको कुछ बातें हैं जो आपको पहले कंसीडर करनी चाहिए डिसीजन लेने के पहले। सबसे पहला पॉइंट है कि आप क्या उस शहर में ही रहते हैं जहाँ आपका ऑलरेडी एक मकान है, आपको रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप सोसाइटी या रिलेटिव को बताने के लिए कि हाउ मच आई एम अर्निंग, इस वजह से आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट आप कंसिडर करना है कि आपकी जो जॉब है उसका नेचर कैसा है, जॉब ट्रांसफरेबल है, क्या आप उस शहर में ही रह के जॉब करना चाहते हैं या आपकी जॉब कहीं बाहर भी ट्रांसफ़र होती रहती है। तीसरा पॉइंट इसमें कंसिडर करना कि जो आपकी जॉब है वो सिक्योर है, क्या आप 2 से 3 महीने अगर आपको सैलरी ना आए उसके अलावा आपके पास क्या इतनी सेविंग है, आप ईएमआई आपकी ब्रेक नहीं होगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम रेंट तो दे ही रहे हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं, तो क्यों ना हम एक घर खरीद लें, हाउसिंग लोन ले लें 15 से 20 साल के लिए, और हम जो रेंट दे रहे हैं उस पोर्शन को हम अपनी ईएमआई में कन्वर्ट कर दें, तो वो हमारा घर भी हो जाएगा, हम टेंशन फ्री भी हो जाएंगे। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ कंसीडर करनी है कि जो आप लोन अमाउंट ले रहे हैं उसकी जो ईएमआई है वो रेंट के इक्विवेलेंट आ रही है या आप उसे मैनेज करने में सक्षम हैं या नहीं है, इस चीज़ को आपको ज़रूर कंसीडर करना पड़ेगा। और उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ और आती है, जब आप लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट भी देना होता है। क्या डाउन पेमेंट के लिए आपके पास पैसा है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी दूसरे से बारो करेंगे, भले ही वो इंटरेस्ट फ्री हो 1-2 साल के लिए, लेकिन वो है तो एक लाइबिलिटी ही आपकी, बर्डन तो आपके ऊपर क्रिएट करेगा। तो ये सारे पॉइंट डिस्कशन करिए, कंसीडर करिए अपने फैमिली के साथ, उसके बाद हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आइए अब आंकड़ों के साथ समझते हैं कि हाउसिंग लोन लेने में क्या नुकसान है, इन्वेस्टमेंट करने में क्या फ़ायदा है। ठीक है, सबसे पहले हम हाउसिंग लोन को लेते हैं और हाउसिंग लोन में सपोज़ कर लिया एक आम आदमी अमूमन 40 से 50 लाख का घर तो लेता ही है, तो हम मान लेते हैं आप 50 लाख का घर देख रहे हैं, आपके पास डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख रुपये चाहिए, 40 लाख का आपने लोन पास कराया। आज के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और हम मान लेते हैं कि 8.5% इस पे हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% ले लिया आपने। तो आप जो ईएमआई बनवाएंगे और आप कम से कम 20 साल में इसे चुकता करना चाहते हैं, तो आप जो ईएमआई बनवाएंगे वो ईएमआई आपकी होगी लगभग 34,700 के करीब। तो इसे हम राउंड फिगर में 35,000 रुपये ले लेते हैं। 10 लाख का डाउन पेमेंट, 40 लाख आपने लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% हो गई, ईएमआई आपकी बनी जाके 35,000 रुपये। 20 साल में आप ईएमआई देने के बाद जो आप टोटल अमाउंट देते हैं उसमें मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट पोर्शन आप जो दे रहे हैं वो 43 लाख से ज़्यादा है, मतलब 43.5 लाख के करीब आप उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो टोटल जो आप 20 साल के बाद आप जो टोटल पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट आपका टोटल होगा वो होगा लगभग 83,50,000 रुपये। ये 83,50,000 रुपये तो आपने लोन के अगेंस्ट में जमा किया है। ठीक है, अब हम आपको ऐड कराते हैं 10 लाख रुपये जो आपने डाउन पेमेंट दिया था, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 93,50,000 रुपये। 93,50,000 रुपये आपने लोन के अमाउंट में टोटल खर्च किए इस घर के लिए। अब ये घर 20 साल बाद आपका हुआ है, क्योंकि ध्यान रखिए ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको ये लगता है, साइकोलॉजी में आपको ये फीड हो जाता है कि ये घर आपका है, पर अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं 20 साल के लिए तो 20 साल तक वो घर आपका नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक को ये अधिकार आप दे देते हैं कि आपके घर को बेच करके जो बचा हुआ पैसा है उससे आपके लोन
का हिसाब चुकता करे, इंटरेस्ट चुकता करे, उसके बाद आपको पैसा दे दे, तो आपका घर नीलाम होने की भी चांस हो सकते हैं। अगर आप EMI को डिफ़ॉल्ट करते हैं, आपका अकाउंट NPA टर्न होता है। तो ये तो बात हुई कि 20 साल बाद आप मालिक बन गए अपने मकान के। 20 साल तक आप केवल कहने के लिए मालिक थे, बट ऑन पेपर एक्चुअल में लीगली आप उसके मालिक नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आपका अधिकार उस मकान पे नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं कि जब 20 साल में आपको मालिक बनना है, तो आप क्यों ना इसी दिन से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में जैसे PPF बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको PPF को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना बताऊँगा। PPF में इन्वेस्टमेंट करना बताऊँगा, और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कितना पैसा आपका बच रहा है, क्या आपका नुकसान हो रहा है, क्या आपका फ़ायदा हो रहा है। ये हम आज देखते हैं इस कैलकुलेशन में। दोस्तों, एक टर्म सुना होगा रेंटल यील्ड्स। इंडिया में ये 2 से 3% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 2 से 3% साल में आपको रेंट मिल सकता है। माने आप इस घर में, अगर ऐसे घर में रहना चाहते हैं, तो आप साल में 2 से 3% इस घर की कीमत का रेंट दे करके आप ऐसे घर में रह भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका रेंटल यील्ड निकालते हैं। आपका 50 लाख का घर है, 50 लाख के घर में ही अगर आपको रेंट पे रहना है तो कितने पे किराए पे मिल जाएगा? हम 2.5% ले लेते हैं, 2.5% कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5% में लगभग 1,25,000 रुपये आपका एक साल का रेंटल यील्ड हुआ। मतलब ये कि 10,500 रुपये महीना दे करके आप ऐसे ही घर में किराए पे रह सकते हैं। तो हम ये निकाल देते हैं, 20 साल के लिए आप 10,500 रुपये दे रहे हैं, तो हम ये निकाल देते हैं, आपकी EMI 35,000 की EMI में से 10,500 रुपये निकाल देते हैं, तो भी आपके पास जो पैसा बचा वो 24,500 रुपये बचा। तो दोस्तों, 24,500 को अब हम इन्वेस्ट करेंगे। 24,500 को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले हम अपना एक PPF अकाउंट खुलवा लेते हैं। 24,500 को 12 से गुणा किए तो सालाना हमारे पास कितना पैसा बच रहा है? 2,94,000 रुपये। इस 2,94,000 रुपये को हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है। मीन्स 2,94,000 में से PPF में कितना जमा कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपये। तो हम 1.5 लाख रुपए के लिए अपना एक PPF अकाउंट खुलवा लिया। और PPF का पुराना कैलकुलेशन बताया था मैंने, लगभग 20 साल के लिए जब आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो कितना कमा लेते हैं? 66,58,000 के करीब रुपए आप कमा लेते हैं। 66,58,000 के करीब रुपए आपने कमा लिए PPF से। अब जो 1,44,000 रुपये आपका साल में और बच रहा है, हम कहते हैं कि आप इसे एक दूसरा PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपने नाम से नहीं, आपके बच्चे के नाम से, आपकी वाइफ के नाम से। 20 साल के लिए आप इसे भी ओपन करा दीजिए। करा दिया आपने, 1,44,000 रुपये इसमें भी आपने जमा करना शुरू कर दिया। 20 साल के बाद लगभग 20 साल के बाद लगभग 64 लाख रुपीज़ आपको इस 1,44,000 के इन्वेस्टमेंट से भी मिल गए। तो 20 साल के बाद आपको कितना पैसा अभी तक मिल चुका है? अराउंड 1,30,00,000 रुपये 20 साल के बाद आपको इन्वेस्टमेंट से मिल चुका है। रुकिए, अभी डिसीजन नहीं लेना है। अभी क्या करना है? अभी जो हमने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट में जमा किए थे, वो भी तो हमारे डे 1 पे हमारे थे। जिस दिन हमें लोन लेना था उस दिन हमारे पास 10 लाख रुपए थे। तो इस 10 लाख रुपए को हम थोड़ा और सेफ गेम खेलते हैं, कम इंटरेस्ट ले लेते हैं। इस 10 लाख रुपए को हम FD में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, FD में 10 साल से ज़्यादा की FD नहीं बन पाती है, तो इसलिए हम 10 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे 2 बार में। पहली बार में हमें इस पे लगभग 18 लाख रुपए टोटल मिलेगा। दूसरी बार इसे हम फिर से री इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इस पे पैसा मिलेगा लगभग 32 लाख रुपए। 10% हम इसमें TDS निकाल देते हैं। PPF पे हमने क्यों नहीं TDS निकाला? क्योंकि PPF का जो हमारा इंटरेस्ट और जो पोर्शन मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। तो PPF में हमें मिल रहा है 1,30,00,000 रुपये। 32 लाख में से हम इसका 10% निकाल देते हैं, TDS निकाल देते हैं। तो 10% TDS निकलने के बाद हमें 29 लाख रुपए फिर भी मिला। 29 लाख रुपए हम इसमें और जोड़ देते हैं तो 1,30,00,000 प्लस 29 लाख, तो मोटा मोटा आपके पास 1,60,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के द्वारा आ चुके हैं रेंट पे करने के बाद। अब हम आपको एक बात और बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब 20 साल के बाद आपने घर का पूरा EMI पे कर दिया था और आपको लग रहा था घर आपका हो गया है, अब आपका घर 20 साल पुराना था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो आपने 50 लाख का घर लिया था,
कितना भी कोशिश करोगे आप इसे 70 लाख से ज़्यादा में नहीं बेच पाओगे। उसका रीज़न है क्योंकि प्रॉपर्टी की रेट बड़े ही बड़े हों, बट प्रॉपर्टी ओल्ड भी हो रही है, 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उसकी भी एक एज होती है, तो इसलिए आप उसे हो सकता है 70-80 लाख में बेच दें, 1 करोड़ में नहीं बेच पाएंगे। आपके पास कितना रुपया है? 1 करोड़ 60 लाख। अब 1 करोड़ 60 लाख रुपए में से अगर आप आज घर खरीदना चाहते हैं 20 साल के बाद, तो आपके पास, अगर आप 1 करोड़ का भी घर खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास वो जो 50 लाख का घर लिया था उससे बेहतर बढ़िया घर आप 1 करोड़ में खरीद सकते हैं। और 1 करोड़ में जब आप घर खरीदेंगे वो आपका न्यू एज घर होगा, बिल्कुल एज उसकी नहीं होगी। और उसके बाद आप उस घर में जाएंगे तो एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फीलिंग आपको बताएं क्या होगा कि आपके अंदर लोन का, हाउसिंग लोन का बोझ नहीं रहेगा, है ना। आपके अंदर हाउसिंग लोन का बोझ नहीं रहेगा। आप 25 से 30 साल की उम्र है, 30 साल बाद आपने लिया, 45 से 50 के बीच में ही आपको घर लेना ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो उम्र होती है 25 या 20 से 45 साल की उम्र, ये आपकी इन्वेस्टमेंट की उम्र होती है। इसी समय जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तभी आप अपने आप को करोड़पति अरबपति बना सकते हैं। तो आपने अब घर खरीद लिया 1 करोड़ का, आपके हाथ में अभी भी कितना पैसा है? 60 लाख रुपए। अब इससे चाहें तो आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें जहां से आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है, या आप चाहें तो इस पैसे को और किसी बिजनेस में लगा दें बढ़िया, जहां से आपको बढ़िया हाई रिटर्न मिले। अब आप अपने आप चॉइस कर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है, तो आप इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने आप को बेटर ग्रोथ देनी है, अपने आप को वेल्दी बनाना है, और हम यही कामना भी करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बी वेल्दी, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।